हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट्स चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि जो डेफिसिट होता है, जो डेट होता है, डेट को भी डिटेल में जानेंगे कि भारत में डेट क्या है, उसकी पोजीशंस क्या है, ठीक है। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो डेट है या जो डेफिसिट है, क्या वो किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्या उनकी डेवलपमेंट डेफिसिट के बिना पॉसिबल नहीं है। और अगर डेफिसिट है भी तो वो डेफिसिट का जो गैप है, वो जो एक सरकमफेरेंस है, वो जो उनका पेरीमीटर है, वो कितना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये बात ठीक है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर देखा जाए तो डेफिसिट का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ये है कि उसके चलते देश में महंगाई आती है। आपको ही पता है कि जब डेफिसिट होता है तो उस डेफिसिट वाले पैसे को फाइनेंस करने के लिए आप मनी प्रिंट करते हो, है ना। जब मनी प्रिंट करोगे तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मार्केट में बहुत सारा पैसा आ रहा है, और जिसके चलते लोगों के हाथ में जब पैसा होगा तो वो डिमांड करना स्टार्ट करेंगे, और जिसके चलते इन्फ्लेशनरी मार्केट में एक कंडीशन बन जाती है। ये बात समझ में आ रहा है। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है और जिसके चलते मतलब चीजें ऐसी हो जाती है ना। लेकिन अगर देखा जाए, अगर और इसको थोड़ा सा तोड़ा जाए, समझा जाए कि क्या हमेशा इन्फ्लेशनरी कंडीशन होगी। जैसे मान लो कि ये इसलिए था ना कि अगर आपने चीजें प्रोड्यूस करी, डिमांड ज्यादा हुआ और वहां पे सप्लाई उसका था नहीं, तो जो डिमांड और सप्लाई में मिसमैच था, जिसके चलते टेम्पररी बेसिस पे वहां पे इन्फ्लेशनरी एक पीरियड, इन्फ्लेशनरी एक सिचुएशन वहां पे राइज हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां पे मान लीजिए कि आपके रिसोर्सेज जो थे पूरे यूटिलाइज हो चुके थे, अब आपके पास रिसोर्स बचा ही नहीं था। लेकिन ऐसा हो कि आपने डिमांड किया और आपके पास इन्वेंट्री में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था, यानी कि अनयूटिलाइज रिसोर्सेज बहुत सारे पड़े हुए थे इकोनॉमी में, और आपने आउटपुट किया ही नहीं था, आपने रोक के रखा था क्योंकि डिमांड था ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उस केस में आपके पास सप्लाई नहीं हो सकता, आपने सप्लाई को रोक के रखा है क्योंकि आपके पास डिमांड था ही नहीं। लेकिन इस फिजिकल डिफिसिट के चलते, या जब डिफिसिट हुआ तो आपने जब मनी प्रिंट करा, और मनी प्रिंट करने के बाद आपने जो डिमांड को पुश किया है, अब वो डिमांड जो कि कम था, जिसके चलते सप्लाई नहीं हो रही थी चीजों की, वो सप्लाई अचानक से बढ़ जाएगी। यानी कि जब आपकी कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में रिसोर्सेज अनयूटिलाइज रहते हैं और उस केस में डिफिसिट होएगा, तो उस केस में डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ने के साथ रिसोर्सेज जो अनयूटिलाइज्ड है उसको यूज करके आप अपनी सप्लाई को और स्ट्रेंथन करोगे, और जिसके चलते उस केस में चीजें जो है वो इन्फ्लेशनरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने डिमांड किया तो सप्लाई भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ी है, तो जिसके चलते देयर इज नो मिसमैच इन द डिमांड एंड द सप्लाई। टेम्परेरी पीरियड में थोड़ा सा हो सकता है, बट ठीक है, वहां पे भी चीजें हो जाती है, मतलब बेहतर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि अगर इकोनॉमी बूम फेज में है और इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज है फुल्ली यूटिलाइज्ड है, तब उस केस में अगर सरकार फिजिकल डिफिसिट करती है, तो उस केस में चूंकि आपके रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड है, वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सिंपल से बात ना, डिमांड कहां से होगा, डिमांड तो क्योंकि आपके रिसोर्सेज तो फुल्ली यूटिलाइज्ड है ना। ठीक है, तो उस केस में वहां पे चीजें दिक्कत हो सकती है। अब मान लो कि हमने ये बोला कि जब इकोनॉमी बूम फेज में है और इकोनॉमिक रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड है, तो गवर्नमेंट फिजिकल डिफिसिट करती है और वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफी कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास जो सेविंग किया गया है वो बचा ही नहीं है। जैसे गवर्नमेंट मान लो कि जब डिसाइड करती है कि वो प्राइवेट सिटीजन से पैसा कर्ज के फॉर्म में लेगी, कैसे लेगी कर्ज के फॉर्म में, तो या तो उसने बॉन्ड इशू कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही उसने बॉन्ड इशू किया, उस केस में जो लोग हैं, जो उनके पास दो ऑप्शन है, एक गवर्नमेंट के बॉन्ड के ऑप्शन से, एक प्राइवेट प्लेयर्स के बॉन्ड है या उनकी सिक्योरिटी ऑप्शन है। ठीक, अब जैसे गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू करा, तो उस केस में जो लोग होंगे वो गवर्नमेंट के बॉन्ड के पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना काफी सिक्योर है। इस केस में जो पैसा था, जो प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाना चाहिए था, वो इधर जाके मोबिलाइज हो गया, और इस केस में जो फंड, जो सेविंग अवेलेबल थी इन प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी, ये अब इनके पास नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या हो गया, आपने बोला कि आपके पास जो इसी को हम लोग बोलते हैं क्राउडेड आउट। क्राउडेड आउट, क्राउडेड आउट का मतलब ही होता है कि जब आपके पास सेविंग्स जो है, वो सेविंग्स अगर गवर्नमेंट ले जाती है अपने बॉन्ड के फॉर्म में, अपने बोरोविंग के फॉर्म में, तो उनके पास जो अपॉर्चुनिटी थी प्राइवेट प्लेयर्स के पास, वो खत्म हो गई। इसे हम बोलते हैं क्राउडेड आउट। ठीक है,
ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब गवर्नमेंट बोरो करना स्टार्ट करती है। लेकिन व्हाट इफ इस फिस्कल डिफिसिट के चलते, गवर्नमेंट के डिमांड को पुश करने के चलते प्राइवेट प्लेयर्स को और एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां पे वो इन्वेस्टमेंट और कर सके, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्राउडिंग इन। देखिए, दो चीज समझना है आपको, एक है क्राउडेड आउट। जब गवर्नमेंट ने फिस्कल डिफिसिट करा, उसको फाइनेंस करने के लिए उसने क्या बोरोविंग करनी स्टार्ट करी, बोरोविंग की, तो उस केस में जो सेविंग था, लोगों ने गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज, उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, जिसके चलते जो एग्जिस्टिंग और जो लिमिटेड सेविंग थी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, वो सेविंग गवर्नमेंट में चली गई, और जो अपॉर्चुनिटी प्राइवेट प्लेयर्स को मिल सकती थी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो क्राउडेड आउट हो गई, यानी कि वहां से डिस्प्लेस हो गई। पहला चीज समझ में आ गया। दूसरा एक अपोजिट चीज है कि अगर गवर्नमेंट ये चीज करे और जिसके चलते गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स के इन्वेस्टमेंट को और बूस्ट कर दे और इंक्रीज कर दे, उस केस में इस इंपैक्ट को हम लोग बोलेंगे क्राउडिंग इन बोलेंगे। ठीक है, अब ये कैसा हो सकता है, ये कब हो सकता है? जैसे मान लो कि इकोनॉमी में अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि रिसोर्सेस या तो यूटिलाइज होंगे, जब यूटिलाइज होंगे तब चीजें दिक्कत हो सकती है, वहां पे इन्फ्लेशनरी हो सकता है, वहां पे सेविंग, वहां पे सप्लाई नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड हैं, उस केस में इकोनॉमी क्या है? अगर मान लो कि या तो रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सप्लाई तो है, हमारे पास चीजें तो है, हम आउटपुट नहीं कर रहे। क्यों आउटपुट नहीं कर रहे? क्योंकि हमारे पास तो डिमांड ही नहीं आ रहा है। अब डिमांड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी क्या है? रिसेशन के पीरियड में है, वहां पे स्लो डाउन है। तब उस केस में अगर जहां पे डिमांड नहीं है, जहां पे स्लो डाउन है, उस केस में अगर सरकार अपने खर्च को बढ़ाती है, तो उससे क्या हो? खर्च कैसे बढ़ाएगी? अगर खर्च बढ़ाती है सरकार तो उससे क्या होता है? जैसे मान लो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग स्टार्ट करी, तो स्पेंडिंग कैसे स्टार्ट करेगी? तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेगी, रोड बनाना स्टार्ट करेगी, है ना, वो मनरेगा में अपना फंड देना स्टार्ट करेगी। तो वो जब पैसा इतने स्टार्ट करेगी देना, तो उसके चलते क्या होगा? अल्टीमेटली क्या है? जॉब क्रिएट होंगे, लोग के पास पैसा आएगा, वेज आएगा। ठीक है, फैक्ट्री खरीदेंगे तो फैक्ट्री में जो कंपनीज है उनके पास पैसा आएगा, वेज आएगा, तो अल्टीमेटली लोगों के हाथ में पैसा आएगा, है ना। और साथ ही साथ एक और चीज भी तो हो रहा है, मान लो कि अगर सरकार खर्च करना स्टार्ट करेगी तो वो खर्च कहां करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर में करेगी, फैक्ट्रीज बनाएगी, इक्विपमेंट बनाएगी, यानी कि नए चीजों का डिमांड सरकार भी खुद क्रिएट कर रही है। तो जब सरकार डिमांड खुद क्रिएट कर रही है, कैसे डिमांड क्रिएट कर रही है? वो अपने स्पेंडिंग के पर्पज से डिमांड जब क्रिएट करेगी, तो उसको फुलफिल करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स विल कम अहेड, है ना, वो आगे आएंगे, और जिसके चलते वो और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। और जब इसी प्रोसेस को तो हम लोग बोलते हैं क्राउडिंग इन, कि जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स के पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। ठीक है, तो ये दो चीज समझ में आ गया आपको, क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट। तो ये फिस्कल डिफिसिट का एक एंगल है कि जब इकोनॉमिक में रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड हैं या फिर अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज है, तब क्या चीजें होती हैं, तब कैसे चीजें काम करती हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या इकोनॉमीज को, क्या दुनिया की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हें सही में फिस्कल डिफिसिट होना जरूरी है? अब इस पे ना बहुत सारे ओपिनियन है। जैसे एक लॉर्ड कीन्स ने कहा कि अगर फिस्कल डिफिसिट मतलब थोड़ा सा भी है, तो उस केस में ना आपकी जो इकोनॉमी है, जैसे क्राइसिस वाली जो इकोनॉमी है, जैसे अभी हमने कोविड वाला सिचुएशन देखा, जहां पे सरकार ने बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए, है ना, आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च किया, जहां पे हमने, क्योंकि हमारे पास लोगों के पास पैसे की बहुत कमी थी, तो हमने बोला कि ठीक है, हम टेम्पररी बेसिस पे कुछ समय के लिए, अगर हमें लगता है कि हम अगर खर्च कर देंगे और हमारे पास फिस्कल डिफिसिट हो भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे अगर हम उन लोगों की डिमांड को स्टिमुलेट कर देंगे, तो उस क्राइसिस से निपटने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन तरीका होगा। कीन्स ने ही कहा। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना कि क्राइसिस में अगर सरकार डिफिसिट कर जाती है, तो डिफिसिट से लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा कि वो अल्टीमेटली उस क्राइसिस से निपटने के लिए एक बहुत ही एक अपॉर्चुनिस्टिक टूल माना जाएगा। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती है, उसे बढ़ाना चाहिए अगर वो लोन ले सकती है। आप अगर लोन ले रहे हो, जैसे मान लो कि लोन लेना खराब बात थोड़ी है, अगर आप उस लोन का यूज दो चीज में कर सकते हो, एक प्रोडक्टिव चीज, दूसरा अनप्रोडक्टिव चीज। आपने लोन लिया 10 लाख का और आपने 30 लाख का बिजनेस खड़ा कर दिया, लेकिन आपने लोन लिया और आपने 5 लाख उड़ा दिए, 5 लाख आप लॉस में चल रहे हो, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस लोन? तो बोरोड फंड या डिफिसिट हमेशा खराब नहीं हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इस बोरोड या इस फिजिकल डिफिसिट के बेनिफिट क्या है, उसके रिटर्न्स क्या क्या है, उनका पर्पस क्या है, क्या वो इकोनॉमी की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर पा रहा है, क्या वो गवर्नमेंट के द्वारा
स्टार्ट किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लॉन्ग टर्म में पब्लिक के लिए बेनिफिट दे पा रहा है, अगर दे रहा है तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है, फ्यूचर जनरेशंस और अच्छी बेटर हो सकती है, प्रोवाइडेड अगर आपने जितना भी लोन लिया है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है, ये भूलिएगा नहीं, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पेमेंट करोगे तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा का रिटर्न आपको अपने इन्वेस्टमेंट में मिलना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो बेहतर है। यानी कि ग्रोथ इन आउटपुट, आपका जो जीडीपी है ना, उसका जो परसेंटेज इन इंक्रीमेंट है वो बड़ा होना चाहिए, तभी हमारे पे वो बर्डन नहीं काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो अच्छी बात है। चलो, यानी कि अगर ये कंडीशन देखा जाए कि आइडियली जो है किसी भी बोरोड फंड पे जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू व्हाट द इंटरेस्ट ऑन दैट बोरोड फंड यू आर सपोज टू रीपे, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, अब इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, कुछ इकोनॉमिक सर्वे के अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि जो भारत में या विश्व में डेट सस्टेनेबिलिटी है, वो डेट कितना प्रोडक्टिव है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जो ग्रोथ रेट है आपके देश का वो क्या है। अगर आपके देश का जो ग्रोथ रेट है वो आपके इंटरेस्ट रेट जो आपको पेमेंट करनी है उससे ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपका जो डेट की सस्टेनेबिलिटी है वो बेहतर है। यानी कि इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझनी है। क्या है ये कि इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट उसमें अंतर क्या है। अगर इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादा है और आपका जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो कम है, तो ठीक बात है, वो आपके इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम है और ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी वो ज्यादा है, तो उससे क्या है कि आपकी डेट सस्टेनेबिलिटी अच्छी है और आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि मान लो कि अगर आपका IRGD, ठीक है, IRGD से हम बोलते हैं, हमने क्या बोला कि अगर ग्रोथ जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है और बाई इंटरेस्ट रेट, ये हमने बोला है ना, ये डिफरेंस बोल रहे हैं, या फिर यहां पे ये बोला जा रहा है कि जो डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट माइनस जीडीपी ग्रोथ रेट, यही है। अगर ये निगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो ये है, सॉरी एक मिनट मैं थोड़ा सा तो करेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, ग्रोथ रेट, हाँ, ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, यहाँ पे हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटरेस्ट रेट ऑफ दिस इकोनॉमी, ये हमने बोला कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल है। अगर ये निगेटिव आया, इसका मतलब क्या है कि ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो उस केस में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी कि आपकी देश में डेट का बर्डन आप पे ज्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि ये ज्यादा है, तो आपके देश की जो अर्थव्यवस्था की जो रेट है वो ज्यादा है, और इस केस में क्या होगा, ये आपके लिए बेहतर होगा। इतना ही बस आपको समझना है, ठीक है। अब हमने लास्ट की क्लासेस में पढ़ा है कि जनरली फिस्कल पॉलिसी काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी ही होनी चाहिए, जिसके चलते आप इकोनॉमिक साइकिल को कंट्रोल करते हैं, ना कि आप उसको और एग्जर्बेट करते हैं, ना ही आप उसको और, है ना, परपेंचुएट करते हैं, बढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो counter cyclical fiscal policy has always been beneficial in terms of controlling, in terms of containing the economic situation which might not be in control if the steps taken are not up to the standard। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, ओके, तो यहां तक तो हमने देखा। और अच्छा, एक और चीज है, जैसे मान लीजिए कि आप हमने बोला था, याद है आपको कि रिसोर्सेज जो हमने पढ़ा, क्राउडिंग आउट पढ़ा, वहां पे हमने देखा था कि सेविंग फिक्स था ना, हमने बोला कि सेविंग लिमिटेड थी, और वही सेविंग अगर गवर्नमेंट के पास चली गई तो वो जो सेविंग लिमिटेड है वो तो प्राइवेट प्लेयर्स के पास काफी कम बची। ये जो फिनोमेना, ये जो एजम्पशन है कि सेविंग फिक्स्ड है, ये जनरली अब ऐसा नहीं है। आज के डेट में सेविंग जो है वो बढ़ती जाती है, हायर फिस्कल स्पेंडिंग, जिसके चलते लोनेबल फंड मतलब ये बढ़ता है। और अगर मतलब ये जो एजम्पशन है ना कि जहां पे हम देख रहे हैं कि सप्लाई काफी फिक्स है, ये धीरे धीरे ये जो एजम्पशन है वो चेंज हो रहा है, और सप्लाई भी आपकी अब फिक्स नहीं रही है। ठीक है, चलो अब एक और चीज देखते हैं। यहाँ पे कहा गया, हाँ, जैसे इमर्जिंग इकोनॉमिक्स के लिए, जैसे भारत हो गया,
या फिर मान लीजिए कि बांग्लादेश पाकिस्तान को इमर्जिंग में रखे कि नहीं रखे पता ही नहीं चलते, बांग्लादेश भी अब पता नहीं इमर्ज कर रहा है कि ये क्या ही बोला जाए ना, आप लोगों ने कंडीशन देख ही लिया है कि खैर क्या ही बोलना है। उनके यहाँ तो जो पब्लिक हाउसेस है वहां पे भी जो इमेजेस आती हैं समझ में नहीं आता है कि इनका परफॉर्मेंस अपग्रेड कर रहा है या फिर ये अपने आप को गड्ढे में डाल रहे हैं। खैर दो बहुत सेपरेट थिंग्स है ना, वो एक इंटरनेशनल टॉपिक्स का बात है, बट ठीक है, जो करनी जैसी करनी उनको मिल ही जाना है। खैर इमर्जिंग इकोनॉमीज में जैसे भारत हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गए, ये सारे जो है, यहाँ पे जब पब्लिक एक्सपेंडिचर आप करते हो तो यहाँ पे चूंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी देखो यहाँ पे ना रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली कैपिटलाइज नहीं हुए हैं, रिसोर्सेज आज भी यूटिलाइज नहीं है, मतलब यहाँ पे आज भी उतना डिमांड नहीं है, सप्लाई कम है, मतलब सप्लाई तो ठीक है लेकिन डिमांड उतना नहीं है यूटिलाइज्ड, यहाँ पे आज भी रिसोर्सेज उतने यूटिलाइज नहीं है। तो इसके चलते क्या होता है कि प्राइवेट प्लेयर्स के पास हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है वहां पे इन्वेस्ट करने की और वहां पे बढ़ाने की, अपनी जो अपॉर्चुनिटी है, अपनी जो रिटर्न है, अपनी जो प्रॉफिट है। तो यहाँ पे जनरली जो इमर्जिंग इकोनॉमीज होती है वहां पे क्राउडिंग आउट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वहां पे कम हो जाता है। रीजन है कि वहां पे अभी भी रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड नहीं है, इसलिए फिस्कल डेफिसिट जब होता है और गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग करती है तो ये क्राउडिंग इन ज्यादा करेगी, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए माहौल ज्यादा क्रिएट करेगी। जैसे अगर उसने रोड बना दिया, अब जैसे उसने रोड बनाया, अब रोड ऐसा चीज है जिसके चलते आपके ट्रांसपोर्टेशन वाले सेक्शन में अच्छी बूस्टअप हो जाती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बूस्ट होगा, आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट जैसे कम पड़ेंगे आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी और जिसके चलते आपकी जो कंपनी वो अच्छी काम करना स्टार्ट कर देगी। तो अल्टीमेटली सरकार जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और बूस्ट करती है। भारत जैसे देशों में, इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे देशों में इसका बहुत सारा मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ जाता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लगता है, हाई ग्रोथ रेट होने लगता है। इसलिए जनरली भारत में या ऐसी कंट्री में ये चीजें अच्छी मानी जाती है। ठीक है, और मैंने अभी आपको भी बोल दिया कि अगर आजकल जो होता है सप्लाई ऑफ सेविंग फिक्स नहीं है, लेकिन ये इनकम के साथ आपका जो सप्लाई है वो भी बढ़ते रहता है। ठीक है, तीसरा चीज है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो देखो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट दोनों सिलोज में काम नहीं करते, दे डोंट वर्क इन द सिलोज, दे हैव टू बी द कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। इस केस में पब्लिक इन्वेस्टमेंट कॉम्प्लीमेंट्री है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज में खासकर। और डेवलप कंट्रीज में ये हो सकता है कि हाँ यार देखो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतना नीड नहीं है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट उतना नीड नहीं है, दोनों मतलब क्योंकि रिसोर्सेज का बहुत फुल्ली यूटिलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ट्रेंड्स देख लेते हैं। हमने ये डिस्कशन कर लिया कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या ये सही है क्या गलत है। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड भारत में देखें तो काफी पहले डाउन गया है, फिर बीच में एक सडन जंप, आपको भी पता है कोविड का टाइम था, यहाँ पे भारत ने बहुत सारे एक्सपेंडिचर करे, उसके बाद फिर से हमने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करी है। हमने यहाँ पे भी स्केप क्लॉज का यूज करा है ना, स्केप क्लॉज का यूज करा था, तो ठीक यहाँ पे हो गया और उसके बाद चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। चलो कुछ पॉलिटिकल मैंडेट देखते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देखते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 293 एंड एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आएगा 292, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो तो देखो स्टेट्स जो है, जो राज्य हैं, उन्हें अगर लोन लेना है या बोरोविंग करनी है तो पहली बात तो सेंटर से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी भारत के आर्टिकल 293 के अंदर। अब किस केस में लेनी पड़ेगी परमिशन? अगर स्टेट्स ने पहले से सेंटर से पैसा लेके रखा है और वो ड्यूज हैं। ठीक है, अगर सेंटर से आपने पहले पैसे ले लिया है और वो ड्यू है और उसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि लोन लेना है, मतलब तो भाई आपको तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना। एक तो आपने हमें पेमेंट करा नहीं है, ऊपर से आप बहुत चीजें करने वाले हो। दूसरा चीज अगर ये है कि मान लो कि ऐसे लोन आपके पास पड़े हुए हैं, जिस अपने ऐसे लोगों को पेमेंट करना है जिसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी, मतलब आपने लोन लिया और आपके बिहाफ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी गारंटी दी थी और आपने अभी पेमेंट करानी है, तो उस केस में भी सरकार, अगर आपको फर्दर लोन चाहिए तो यू हैव टू हैव परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक और ये थर्ड पॉइंट है कि अगर FRBM यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट जो हमने पढ़ा था, ठीक है, जो हर स्टेट का भी अपना एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट होता है, तो वहां पे अगर आप उसके लिमिट को ब्रीच कर रहे हो तो उस केस में आपको सेंटर की परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है,
चलो अब आता है डेट। देखो डेट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट संविधान के आर्टिकल 292 के अनुसार भारत सरकार जो है वो अमाउंट बोरो कर सकती है। कितने अमाउंट बोरो कर सकती है ये पार्लियामेंट बताएगी। मतलब पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द आर्टिकल 292 स्टेट्स कि हाउ मच यू आर सपोज टू बोरो द मनी। लेकिन वहीं आर्टिकल 293 क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट तो आप पहली बात तो कि सिर्फ आप परमिशन, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं होगी आप ले नहीं सकते पैसा। और दूसरा आप जब बोरो भी करोगे आप इंटरनल सोर्सेज से बोरो करोगे, आपको परमिशन नहीं है कि आप बाहर जाके कहीं से किसी दूसरे देश के सरकार से पैसा उठा लीजिए। यू कैन कन्विंस देम टू इन्वेस्ट इन योर स्टेट, है ना। आप जाके बोल सकते हो कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, बट यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू बोरो मनी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। इसलिए अगर देखा जाए तो भारत सरकार जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल डेट दोनों ले सकती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल डेट लेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सब एग्जाम, ये सब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, चलो अब समझते हैं कि भारत सरकार की जो टोटल डेट है या जो टोटल लाइबिलिटी वो क्या है। ये जो 4 सेक्शन है, इंटरनल डेट, भारत सरकार जो अपने लोगों से पैसा उठाती है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। एक्सटर्नल डेट जो भारत बाहर से उठा रही है। पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटी, ऐसे अकाउंट्स जहां पे आप पैसा जमा करते हो और वहां पे सरकार उस पैसे को यूज करती है। और ऑफ बजट लाइबिलिटीज, ऐसे, अब ऑफ बजट लाइबिलिटी का मतलब ऐसा चीज होता है ना कि जैसे मान लो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, और इसे, इसका एक मेन काम क्या है कि ये जो फार्मर्स है वह उनसे सामान, उनसे जो मतलब एग्रीकल्चर का सामान होता है जैसे वीट हो गया और जो राइस हो गया उसको प्रोक्योर करती है। तो प्रोक्योरमेंट में पैसा आएगा ना, तो एफसीआई के पास तो उतना पैसा होता नहीं है। तो इस पैसे, जो एफसीआई के पास जो पैसा नहीं है, इस पैसे को फाइनेंस करने के लिए सरकार अलग से बजट में ही मैंडेट डाल देती है, बजट में ही इनके प्रावधान अलग कर देती है। वो ऑफ बजट है, मतलब इसका बजट में मेंशन नहीं होगा, लेकिन हाँ हम इनको फाइनेंस कर देते हैं। तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, ऑफ बजट लाइबिलिटीज बोलते हैं। ऐसी लाइबिलिटीज जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की है और उन्हें अपने बजट से पेमेंट करना है, लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट से इनको कोई जरूरत नहीं है कि परमिशन लेनी पड़े। ठीक है, ठीक। तो इंटरनल डेट यानी कि आपने घर से पैसा उठाया, एक्सटर्नल डेट बाहर से पैसा उठाया। पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटी, आपने जो बेसिकली अकाउंट्स बना के रखे हैं, जैसे नेशनल सेव, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया। यहाँ पे आप जब लोगों को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप इन्वेस्टेड पैसे का यूज करके भी चीजों को करते हो। ऑफ बजट लाइबिलिटीज का मतलब है जो अकाउंट पे मेंशन तो है, लेकिन यू डोंट नीड द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट टू ऑथराइज दिस मनी। और आप इससे क्या करते हो, बेसिकली इसको बजट में मेंशन नहीं करते हो, लेकिन बजट में जो पैसा एलोकेट होता है उसका यूज करते हो। ठीक है, तो अब क्या है कि गवर्नमेंट की टोटल डेट का मतलब है 1 2 3 4, ये चारों। लेकिन इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट, इन दोनों को मिला के आप क्या बोलते हो, पब्लिक डेट। पब्लिक डेट आएगा तो क्या है, वो इंटरनल डेट है और वो एक्सटर्नल डेट है। लेकिन जब आप बोलोगे टोटल डेट, तो उसमें इंटरनल डेट भी आएगा, एक्सटर्नल डेट भी आएगा, पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटी भी आएगी और बजट लाइबिलिटीज भी आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जितना पैसा जाएगा कहां जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन यूपीएससी बार पूछती है कि इसमें क्या क्या कंडीशन है, कैसे कंडीशन है, कितना परसेंटेज इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, क्या क्या चीजें हैं। सॉरी, ओके। देखिए, अब ये देख लीजिए कि सेंटर का हमने देखा था, याद है आपको, 60% हमने बोला था कि जो एफआरबीएम एक्ट है वो कहता है कि आप इतना डेट इनकर कर सकते हो, जिसमें 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का था और 20% स्टेट गवर्नमेंट का था, यही बोला था। लेकिन अभी जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है वो काफी ज्यादा है। वो कितना है, इट्स 56% सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन हमने बोला 40%, एफआरबीएम ने 40% बोला है और हम यहाँ कितना कर रहे हैं, 56% कर रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट का कितना है, 29.5%, जो कि उनको बोला गया था 20% करने के लिए। ठीक है, तो काफी ज्यादा है हमारे एफआरबीएम के टारगेट से। ठीक है, ओके। अब देखिए, एक्सटर्नल डेट का मतलब क्या है कि वैसे कर्ज जो बेसिकली आपको किन्हें देने हैं, नॉन रेसिडेंट्स को देने हैं। नॉन रेसिडेंट्स, ऐसा नहीं है कि मान लो कि एक फॉरेनर है, सॉरी, एक इंडियन है जो
दुबई में जाके रह रहा है, आपने उससे पैसा उठा लिया है, लेकिन वो तो रेसिडेंट ही है ना भारत का। जो नॉन रेसिडेंट है उनको पैसा देना है, उस डेट को आप क्या बोलते हो, एक्सटर्नल डेट बोलते हो। और ये भारत का लगभग 90.2% ऑफ जीडीपी है, 20% के आसपास रहता है। भारत का एक्सटर्नल डेट हमारे जीडीपी का 20% है, बहुत कम है। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, बिलीव मी, ये अगर आप डेवलप नेशन से मानोगे, उनका 45% 50% के आसपास रहता है, 60% क्रॉस कर जाता है। तो उस मामले में हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू व्हाट द डेवलप्ड नेशंस हैज। ठीक है, हैव, सॉरी। अब देखिए, अब एक्सटर्नल डेट जो है भारत का, उसमें भी एक होता है सोवरेन डेट, यानी कि भारत सरकार जो डेट लेती है, और दूसरा है नॉन सोवरेन डेट, यानी कि ऐसे डेट जो कि बैंक हो गया या फिर कोई कंपनीज है वो सारी ले रही हैं। तो भारत में जो सोवरेन डेट है वो हमारे देखा जाए तो इसमें मेजोरिटी जो होता है भारत में जो एक्सटर्नल डेट है वो सोवरेन डेट ही है। ठीक है, और हमारे पास नॉन सोवरेन डेट कम है। सॉरी, आई थिंक मैंने यहाँ पे गलती कर दी है। हमारे पास जो बोरोविंग होती है उसमें सबसे ज्यादा जो कंपोजिशन है वो है कॉमर्शियल बोरोविंग का, यानी कि नॉन सोवरेन डेट का है। नॉन बोरोविंग, नॉन कॉमर्शियल, सॉरी, आई एम सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूँ यार। हाँ, नॉन सोवरेन डेट जो है उसमें वही सबसे बड़ा कंपोनेंट है एक्सटर्नल डेट का। उसमें भी कौन है, इट्स अ कॉमर्शियल बोरोविंग। ठीक है, कॉमर्शियल बोरोविंग समझ में आ रहा है, जो कंपनी जब लोन उठाती है बाहर के देशों से, बाहर के लोगों से। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग अगर आपको समझ में आ गया हो, ठीक है, एनआरआई डिपॉजिट्स, अगर एनआरआई ने आपके अकाउंट्स में पैसे जमा किए हैं तो अल्टीमेटली क्या है, तो वो भी आपको आपकी लाइबिलिटी है ना। ठीक है, करेंसी वाइज किसमें हम लोग सबसे ज्यादा एक्सटर्नल डेट यूज करते हैं या हम लोग लेते हैं, इट्स अ यूएस डॉलर 55%, इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड 30%, उसके बाद फिर एसडीआर है, येन है, यूरो है, ये सारी चीजें हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, सबसे पहले अगर इसको हम लोग यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करेंगे आगे वाले स्लाइड में, इसको देख लेते हैं पहले। ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा जो डेट है, सबसे ज्यादा डेट जो है, अगर एक्सटर्नल डेट में देखें, एक्सटर्नल डेट में देखते हैं, पहला है कि हम लोग डॉलर में सबसे ज्यादा डेट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड इंटरेस्ट ज्यादा है। ऐसा नहीं कि डेट है तो उसमें भी इंटरेस्ट रेट आपको पेमेंट करना है ना, तो कभी कभी क्या होता है, जिससे आप डेट लेते हो वो बोलते हैं कि हम मार्केट बेस्ड रेट पे आपको इंटरेस्ट रेट देंगे। अगर आप जब मेरे को 3 साल बाद इंटरेस्ट रेट दोगे या 2 साल बाद दोगे या हर साल दोगे, तो हम उस समय जो मार्केट का जो प्रिवेलिंग रेट होगा उसके बेसिस पे लेंगे, उसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग। लेकिन आपने कई बार क्या होता है कि आप फिक्स कर लेते हो, नहीं हम इतना ही इंटरेस्ट रेट देंगे, तो वो फिक्स इंटरेस्ट रेट है। तो एक्सटर्नल डेट में भी आप डॉलर सबसे ज्यादा करेंसी के मामले में, इंटरेस्ट रेट में फिक्स या फ्लोटिंग, तो फिक्स ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल डेट में सबसे ज्यादा कौन सा कंपोजिशन है, इट्स अ कॉमर्शियल बोरोइंग। क्वेश्चन आया कि क्या सोवरेन जो है ऐसे स्टेटमेंट दे देगा कि सोवरेन जो लोन है या डेट है इज मोर इन कंपैरिजन टू द कॉमर्शियल बोरोइंग्स व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल डेट, तो नहीं, इट्स अ कॉमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक हो गया। और कुछ रह रहा है क्या? ओके, हाँ, और सबसे अगर देखा जाए हमारी जो टोटल लाइबिलिटी है उसमें सबसे बड़ा जो कंपोजिशन है इंटरनल डेट का है। ऑलराइट, तो अब देख लो कि सब टोटल लाइबिलिटी में सबसे ज्यादा कंपोजिशन इंटरनल डेट का है। अगर पूछा जाए कि पब्लिक डेट में सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसका है, तो वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो अगेन इंटरनल होगा। एक्सटर्नल में पूछा जाए कौन सबसे ज्यादा, तो वो कमर्शियल बोरोइंग होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो एक्सटर्नल डेट है उसमें भी बहुत सारे डेट होते हैं। एक है लॉन्ग टर्म डेट होता है, एक शॉर्ट टर्म डेट होता है। शॉर्ट टर्म का जो प्रपोर्शन है वो काफी कम है, याद रखिएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म हो गया, कॉमर्शियल बोरोइंग्स हो गई, डॉलर वाइज हमने देख लिया कौन कौन सी चीज इसमें आती है। दैट्स इट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है। चलो, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग वी विल बी सीइंग इन दिस इन द लेटर क्लासेस। ओके, अभी के लिए इतने ही रहने देते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। सो दिस इज निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।